बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे, जापान का सिलसिला चल रहा है, उसमें हम ये जानना चाह रहे हैं, ये मालूम करते हैं कि आखिर उनकी सीक्रेट्स क्या थी जैपनीज़ की, कि उन्होंने अपने आप को दूसरी जंग अज़ीम की इतनी बड़ी शिकस्त, इतनी बड़ी तबाही के बाद अपने आप को किस तरह खड़ा कर दिया। आज एक किताब है, हम चाहेंगे जो दुनिया की बहुत बड़ी जंग, दूसरे जंग अज़ीम का बायस बना, वो वाक़ये को डिस्कस करें। उसके बाद उस रद्द-ए-अमल पर, उस चीज़ पर आएँ, उस सीक्रेट पर आएँ कि जापान किस तरह वो संभल गया। तो पर्ल हार्बर दुनिया का वो किस्सा है, वो वाक़या है, वो बर्बरियत है जिसने दूसरे जंग अज़ीम को जन्म दिया, यानी बायस का सबब बना। उसके बाद दुनिया एक अलग से नक्शे में तब्दील हो गई। माहिरीन कहते हैं, एक्सपर्टीज़ की राय है कि अगर पर्ल हार्बर का वाक़या न होता तो दुनिया शायद अब दूसरा कोई नक्शा पेश कर रही होती, मगर इस वाक़े ने दुनिया की सूरत हाल को बदल दिया। इस वाक़े पर बहुत सी किताबें राइटर्स ने लिखी हैं। आज एक किताब का हवाला है, डे ऑफ डिसीट। डिसीट का मतलब है दगा, दगा का दिन। ज़ाहिरी बात है, पर्ल हार्बर का वाक़या है तो अमेरिकन की जो राय होती है वो इसी तरह की है। अमेरिकन राइटर हैं रॉबर्ट स्टीनेट। रॉबर्ट स्टीनेट आथर भी हैं, फ़ोटोग्राफ़र भी हैं, सेलर भी हैं। उन्होंने कहते हैं कि उन जगहों पर जाके मुआयना करके, रिसर्च करके ये किताब लिखी, और ज़ाहिरी बात है अपना राया कहीं दूर नहीं जाता, वो भी देते हैं। तो रॉबर्ट स्टीनेट इस किताब को नाम पर्ल हार्बर को देते हैं डे ऑफ डिसीट। कहते हैं कि अगर पर्ल हार्बर का वाक़या न होता तो दुनिया शायद किसी और रंग में तब्दील हुई होती। बहरहाल कहते हैं कि पर्ल हार्बर ने एक अजीब सूरत हाल पैदा कर दी। इससे पहले एक जुमला कहते हैं कि 1853 में जापान ने अपनी आइसोलेशन को तोड़ा और दुनिया को इजाज़त दी कि वो आके हमारे मुल्क में तिजारत करें। आइसोलेशन यानी वो तन्हा मुल्क था जो सिर्फ़ अपने मुल्क में ही कारोबार करता था, दुनिया के दूसरे ममालिक से उसका लेना देना नहीं था, न ही वो कहीं किसी को इजाज़त देता था। मगर 1853 में उसने दरवाज़े खोल दिए। आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि 1868 में उन्होंने जागीरदारी निज़ाम, जागीरदारा निज़ाम ख़त्म कर दिया। उसके बाद एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, सनतकारी आई, और उन्होंने जापान में ऐलान कर दिया कि आज के बाद फ्यूडल सिस्टम नहीं चलेगा, अब सनतकारी होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, दुनिया जिस तरह चल रही है वैसे चलेगी। अब कहते हैं वहाँ फिर इस हुसूल में, सनतकारी के हुसूल ने, जापान ने आहिस्ता आहिस्ता दूसरे ममालिक पर दरअंदाज़ी शुरू कर दी, क्योंकि उनके अपने खाम माल नहीं हैं, उनके कुदरती रिसोर्सेज नहीं हैं। इस हुसूल के लिए छोटे मोटे ममालिक पर तो उन्होंने हमला कर दिया, जिसको साइनो वार का नाम दिया गया था। मगर चाइना में ताइवान एक खित्ता है, उस पर भी कब्ज़ा करके आहिस्ता आहिस्ता अपनी सरहदें बढ़ाते गए। जापान जैसे कि उनके सामने मद्दे मुकाबिल कुछ भी नहीं था, तो उनकी दिल बढ़ती गई और छोटे छोटे कस्बे और इलाकों पर वो फतेहाबी हासिल करने लगा, और तेल के हुसूल के लिए और ख़ाम माल के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए, स्टील, लोहा वगैरह के लिए वो तकोदुक करने लगा। कहते हैं इसी असना में 20वीं सदी आ गई। 20वीं सदी में जापान एक ताकतवर मुल्क बनकर उभरने लगा था, मगर 20वीं सदी में 1937 में मुख्तलिफ वाक़यात होने लगे, और 1939 में दूसरी जंग अज़ीम का वाक़या आहिस्ता आहिस्ता रोनमा हुआ। अब कहते हैं कि उन्होंने जब दूसरे जंग अज़ीम शुरू हुई तो इटली और जर्मनी के साथ जापान भी साथ हो लिया। अब जैसे जापान साथ हुआ तो उस वक्त अमेरिका सुपर पावर इतना नहीं था, वो दूसरे जंग अज़ीम में आना नहीं चाहता था, मगर उसने एक समझदारी ये की कि उसकी तेल की दरामद जो है, एक्सपोर्ट रोक दी। अब जापान को वो तेल नहीं दे रहा था, क्योंकि जापान तो एक पार्टी बन गया था और अलायंस बन गया था, वो जर्मनी और इटली के साथ था। अब जापान के लिए बड़ा मसला हो गया कि तेल उसके पास नहीं था, सनतकारी जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में बदल चुकी थी उसके लिए मसाइल आने लगे, तो उसने सेंट्रल एशिया पर मुख्तलिफ छोटे मोटे हमले भी शुरू कर दिए, मगर अमेरिका बीच में आ गया। अब ये सोचने की बात है, रॉबर्ट स्टीनेट कहते हैं कि जापान के पास कोई और रास्ता नहीं था। अब क्या करे, या तो एशिया में किसी मुल्क पर हमला कर दे। यहाँ सेकंड वर्ल्ड वार 1939 में शुरू थी, तो अब कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग कर ली। कहते हैं कि उसकी फ़ोर्स को भी नहीं मालूम था। बहरा अल काहल पर एक जज़ीरा है ओहायो,
ओहायो जापान से 4000 माइल्स की दूरी पर है। वहाँ एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा अमेरिकन पूरे यूरोप को कवर करने के लिए खड़ा था। अब जापान के दिल में आया कि अगर मैं उस पर अटैक कर दूं तो अमेरिका घुटने टेक देगा और मुझे वहाँ से भी तेल मिल जाएगा और वहीं फिर अमेरिकन से रास्ता मेरा खुल जाएगा। अब ये एक इतनी बड़ी हिमाकत थी, जापान को नहीं पता। इसके लिए स्ट्रेटजी बनाई गई। कहते हैं कि जो तैयारे वहाँ भेजे गए उन पायलट्स को भी नहीं मालूम था कि क्या करना है। और उस स्ट्रेटजी में 3 चीज़ें थी कि पहले वहाँ तैयारे जो छोटे मोटे उस बहरुल काहिल पर अमेरिकन हैं वो तबाह किए जाएं, उसके बाद फोर्स पर हमला किया जाए और इनर टैंक उस जो बहरी बड़े जहाज़ में थे वहाँ हमला करके तेल पर कब्ज़ा किया जाए। ये करना था कि उन्होंने 1941 में पर्ल हार्बर जो बहरे काहिल पर ओहायो जजीरा था वहाँ उन्होंने हमला कर दिया। 128 तैयारे अमेरिकन मार गिराए। उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था, इसलिए रॉबर्ट स्टीनेट कहते हैं डे ऑफ डिसीट था। हमें कोई आगाही नहीं थी, हमें कुछ पता नहीं था और हद ये थी कि जो हमला कर रहे थे आखिरी वक्त में 3 मिनट पहले उन्हें बताया गया था जापानीज़ के तरफ से कि अब आपको ये काम करना है, मगर ये काम कर चुके। 128 तैयारे अमेरिकन तबाह हो चुके, सैकड़ों लोग उसके मारे गए और कहते हैं 28 तैयारे इनके अपने ख़त्म हो गए। इस तबाही के बाद जो दूसरी तबाही आई कि अमेरिका डायरेक्ट दूसरे जंग अज़ीम में घुस आया और 1945 में उन्होंने एटम बम इस्तेमाल करके हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराए। कहते हैं कि वहाँ दरख्त, ज़मीन और लोग इतने मर गए कि एक कहते हैं लम्हा फ़िक्र आज तक जारी है कि 1.5 लाख आदमी मर गए और 10,000 आदमी बुखारात में तब्दील कर मेल्ट हो गए। कहते हैं कि आज भी वहाँ कोई भी फसल ग्रीनरी नहीं उगाई जा सकती। कहते हैं आज तक जो भी बच्चा उस सराउंडिंग में पैदा होता है वो पैरालाइज होता है, अपाज होता है। अब सोचने की बात यह है कि इतनी बड़ी तबाही जो हुई और इतनी बड़ी हिमाकत जो हुई उसका रद्द-ए-अमल क्या हुआ। अब एक्सपर्टीज़ की राय है कि जापान ने बहुत बड़ी अक्लमंदी ये की, उसकी बहुत बड़ी सीक्रेट ये है कि एक गलती करने के बाद उसने दूसरी गलती नहीं की। वो समझ गया कि ये हमारी गलती है। अब एक फ़र्द के अंदर और एक कौम के अंदर बहुत बड़ी गलती ये होती है कि एक गलती करने के बाद आदमी बौखला जाता है, ज़िद में आ जाता है, अना में आ जाता है, फिर दूसरी पे दर पे गलतियां करता है। मगर जापान की दुनिया में बड़ी मिसाल है कि उसने एक गलती करके बहुत बड़ा नुकसान उठा के उसके बाद दूसरी गलती नहीं की। ये उसकी बहुत बड़ी सीक्रेट है कि इंसान जब भी कभी भी नुकसान उठाए या गलती करे उसके बाद फ़ौरन उसका रद्द-ए-अमल न दे, उसके बाद दूसरी गलती न करे। यही वजह है कि आज अगर आप जापान की स्टडी करेंगे तो दुनिया का 3रे नंबर पर लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड कंट्री जो है, रिचेस्ट है जो है जापान, दुनिया में आज 4थे नंबर पर अमीर तरीन मुल्क है और 3rd परचेजिंग पावर जिसको PPP कहा जाता है, परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी, यानी दुनिया में ख़रीद की कुव्वत जापान की 3रे नंबर पर है, इकोनॉमिक्स में 4थे नंबर पर है, टेक्नोलॉजी में 3रे नंबर पर है। यही गलती थी कि एक गलती के बाद दूसरी गलती उन्होंने नहीं की। सबक ये है, जापानीज़ सीक्रेट ये है कि अगर आप ज़िंदगी में कोई गलती करें उस गलती का अज़ाला करें, ना कि उसके बाद दूसरी गलती करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।